नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ भावना और आप सभी देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है, जो कि कई सारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जजमेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए यहाँ पर कराती हूँ। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज का जो केस है वो है धारा 498 ए से, आईपीसी की धारा 498 ए। जैसा कि आप सभी को पता है, पत्नी पर पति के परिवार और पति द्वारा किए गए क्रूरता की बात करता है, जिस पर आपने देखा ही होगा कई बार धारा 498 ए का गलत इस्तेमाल करके पति के रिश्तेदारों पर और परिवार वालों पर गलत इल्जामात लगाती है। तो इसका ही एक बम्बई हाई कोर्ट ने एक फैसले में एफआईआर को रद्द किया है और क्या सारी चीज़ें बताई हैं जो हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं। वो रहेगा, केस का नाम है आपका शबनम शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, शबनम शेख एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका जो केस की डेट है वो आई थी 15 अक्टूबर 2020 को। सो चलिए आज की इस केस को डिस्कस करते हैं क्या है। इस केस में धारा 498 ए के तहत पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ अस्पष्ट आरोप लगाने की प्रवृत्ति बनी थी और बम्बई हाईकोर्ट ने क्या कहा इस केस में वो देखते हैं। बम्बई हाईकोर्ट ने एक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि आजकल पति के परिवार के प्रत्येक सदस्य के खिलाफ अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप लगाने की प्रवृत्ति बन गई है, ताकि हर किसी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत आरोपी बनाया जा सके। महिला ने इस मामले में ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था। नागपुर पीठ ने न्यायमूर्ति जेड ए हक और न्यायमूर्ति अमित बोरंकर की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायालयों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि आरोपों की सावधानी पूर्वक जांच करें और यह पता लगाए कि आरोपों के तहत वास्तव में कोई अपराध हुआ है या कोई अपराध बनता है या नहीं, और कानून की आवश्यकताओं को कम से कम प्रथम दृष्टया पूरा किया जा रहा है या नहीं। आपको यदि इस केस से रिलेटेड इसकी पीडीएफ या कोई भी डाउट आपके दिल में हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शबनम शेख, उसके पति आरिफ शेख और गनी शेख की तरफ से दायर आपराधिक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आईपीसी की धारा 498 ए, 324, 506, रीड विद 34 व दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के तहत किए गए अपराधों के संबंध में दर्ज एफआईआर की अनुरक्षणीयता को चुनौती दी थी। शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच शादी 25 सितंबर 2011 में हुई थी। शिकायतकर्ता का पति आरिफ शेख का भाई है। शादी के बाद दोनों ने आवेदकों से अलग घर में रहना शुरू कर दिया था। शबनम शेख और गनी शेख दोनों शिकायतकर्ता की सिस्टर इन लॉ हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच झगड़े होते थे, इसलिए शिकायतकर्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, परंतु बाद में उनका समझौता हो गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 28 अप्रैल 2012 को उसी पुलिस स्टेशन की महिला सेल में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि उसका पति उसके साथ लगातार झगड़ा करता रहता था। उसने 18 मई 2012 को अपने पति के माता पिता और भाई के खिलाफ भी उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने 28 अप्रैल 2012 को अपने पति के खिलाफ एक रिपोर्ट और दर्ज कराई थी, लेकिन संबंधित थाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई और शिकायतकर्ता को एनसी रिपोर्ट भेजी थी, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागपुर से संपर्क किया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया। इसके बाद आवेदकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार आवेदक ने अपने पति के साथ मिलकर उसे दहेज के लिए परेशान किया था, इसलिए उसने कई बार अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इसलिए शिकायतकर्ता ने कहा कि आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है। आवेदकों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल एस मणिकर व साथ में अधिवक्ता एस जी जोशी पेश हुए। वहीं राज्य के लिए
APP M के पठान और शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता MN अली पेश हुए थे। सीनियर एडवोकेट मर्डिकर ने तर्क दिया कि पूरे परिवार को फंसाया था, सिर्फ इसलिए आवेदकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। प्राथमिकी में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आवेदकों ने कभी भी अपराध के लिए उकसाया था या शिकायतकर्ता या उसके माता पिता से पैसे की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता और उसके पति अलग रह रहे थे। ऐसे में आवेदकों का शिकायतकर्ता के दिन प्रतिदिन के मामलों से कोई संबंध नहीं था। FIR में लगाए गए आरोपों को यदि पूरी तरह से स्वीकार कर भी लिया जाए तब भी कथित अपराध का गठन नहीं हो सकता है। ऐसे में आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। APP पठान ने दलील दी कि शिकायत में सबूत प्रथम दृष्टया कथित अपराध का गठन करते हैं, इसलिए न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। बेंच ने कहा कि क्रूरता जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में परिभाषित है, निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पहली क्या है? महिला का उत्पीड़न होना चाहिए। दूसरा, उत्पीड़न किसी भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए महिला के साथ या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ होना चाहिए। तीसरा, उत्पीड़न उस स्थिति में हो सकता है जहां पहले से की गई किसी भी मांग को पूरा करने के लिए महिला या उससे संबंधित कोई व्यक्ति असफल रहा हो। महिला के साथ होने वाली क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है। हालांकि यह कहना कि जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कभी भी पुलिस में सेवा दे रहे हैं, हमें और हमारे उच्च अधिकारियों के साथ संबंध है, को महिला के साथ क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। पीठ ने आगे यह भी कहा कि आजकल यह प्रवृत्ति बन गई है कि पति के परिवार के हर सदस्य के खिलाफ अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप लगा दिए जाते हैं ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत सभी को आरोपी बनाया जा सके। इसलिए न्यायालय के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह आरोपों की सावधानी पूर्वक जांच करे और यह पता लगाए कि क्या वास्तव में आरोप घटित हुआ है और कम से कम प्रथम दृष्टया कानून की आवश्यकताओं को पूरा करे। अंत में कोर्ट ने FIR को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे आदेश दिए जो निम्नलिखित आदेश हो सकते जजमेंट है। जैसे पहला है, मैसर्ज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम मैसर्ज NEPC इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स, कैलाश चंद अग्रवाल बनाम UP राज्य एवं अन्य, K सुब्बाराव बनाम तेलंगाना राज्य 2018-14 SCC 452। इन आवेदनों को हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि यह सच है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने पर विचार करते समय अदालत को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज करवाना आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग हो तो हाईकोर्ट का कर्तव्य बन जाता है कि वह इस तरह के मामलों में आपराधिक प्रक्रिया की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप करे ताकि न्याय के खिलवाड़ न हो, न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बरकरार रहे। वर्तमान मामले में सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को आरोपी बनाया गया है जबकि उनके खिलाफ क्रूरता के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप नहीं मिला है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में परिभाषित है। यदि आपको यह जजमेंट अच्छा लगता है, ऐसे ही आपको जजमेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट या कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ये मामला था सबनम शेख एंड अदर्स वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसका अगर आपको केस से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। और आप चाहें तो हमारे साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे।